नमस्कार, तवरी उतरा. Меня зовут अंकित. ये добрый пожаловать на мой канал. आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट देखेंगे. अम, अगर आपको रूस के बारे में या रूस और यूरोप के बारे में पता हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि अ, रूस जो है यूरोप को पाइपलाइन के थ्रू ऑयल और गैस सप्लाई करता है. कर रहा है मतलब पिछले 30-40 सालों से. और सोवियत यूनियन कर रहा था. बाद में फिर टूट के रूस बन गया, यूक्रेन बन गया, बेलारूस बन गया. तो काफी सारी जो पाइपलाइंस है वो यूक्रेन के थ्रू जाती है, जा रही है. नॉर्ड स्ट्रीम बनने से पहले बहुत सारी की सारी यूक्रेन के थ्रू जाती थी. और कुछ हिस्सा अभी भी, कुछ पाइपलाइंस अभी भी जो है सप्लाई कर रही थी यूक्रेन के थ्रू. तो यूक्रेन को बड़ा पैसा मिल रहा है. और ये बड़ा अजीब बात है, यूक्रेन वाले लोगों को कहते हैं कि भाई तुम बिजनेस बंद करो रूस के साथ, लेकिन खुद जो है वो पैसा ले रहे हैं, ट्रांजिट फीस ले रहे हैं रशिया की गैस को यूरोप को सप्लाई करने के लिए. और यूरोप वाले भी रूस से ऑयल गैस खरीद रहे हैं पाइपलाइन के थ्रू, और दुनिया को लेक्चर देते फिर रहे हैं कि भाई मत करो. तो खैर ये हिपोक्रेसी है, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे आज की डेट में. हुआ ये कि पिछले कुछ आई थिंक 2 साल से, कुछ नहीं पिछले कुछ महीने, 2 साल से और पिछले कुछ महीनों से जो है हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ओरबान, जिनके बारे में हमने मेरे ख्याल से मैंने किसी वीडियो में जिक्र किया होगा, वो कोशिश कर रहे हैं कि सीज़फायर हो जाए और यूरोप में शांति आ जाए, क्योंकि उनके हिसाब से यूरोप का सारा पैसा जो है वो यूक्रेन की लड़ाई में जा रहा है. और डेवलपमेंट का जो पैसा है वो वॉर मशीन में चल रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए. तो वो रशिया भी गए, चीन भी गए और यूक्रेन के साथ भी बातचीत की, और ही इज प्रपोजिंग सीज फायर. और सीज फायर का मतलब है कि जो हिस्से रशिया ने यूक्रेन के ऑक्यूपाई कर लिया, कैप्चर कर लिए, वो रूस के हिस्से में आ जाएंगे. तो यूक्रेन वाले बिल्कुल खुश नहीं है, यूरोप के बहुत देश भी खुश नहीं है कि भाई ये तो एक तरह से रशिया को विजय देना हो गया, ये हिसाब से रशिया जीत जाएगा. तो हुआ कि कल से तो ये तो हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर है वो यूक्रेन की नज़र में पॉपुलर नहीं है. वो पुतिन अपोलोजिस्ट है भाई, पुतिन के चमचे हैं उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं. वो ये कहते हैं कि वो जो है यूक्रेन के हित में नहीं सोच रहे हैं. और वो भी तब जब हंगरी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, नेटो का मेंबर है. और आज के डेट में 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी है वो हंगरी के पास है. तो इस हिसाब से जो कंसेंसस है यूरोपियन देशों का कि भाई रशिया के साथ सीज फायर की बात ना की जाए, तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ये सब बात नहीं कर सकते, ये यूक्रेन वालों के हिसाब से. तो ये सब हुआ. आ, तो अभी क्या हो रहा है कि हंगरी वाले भी तेल खरीद रहे हैं ये रूस से, पाइपलाइन जो यूक्रेन के थ्रू आ रही है, स्लोवाकिया, हंगरी जो भी है, और बाकी देश के पास भी जाती है, लोग बताते नहीं है पर जा रही है. तो अभी क्या हुआ, कल से जो है यूक्रेन ने वो पाइपलाइन बंद कर दी. यूक्रेन जो हंगरी को जो तेल मिलता था रूस से, यूक्रेन में जो पाइपलाइन आ रही थी उसको बंद कर दिया. तो स्लोवाकिया और हंगरी के पास तेल अब आना बंद हो गया है. ठीक है, तेल को कच्चा तेल आना बंद हो गया, उनके पास रिफाइनरीज और रिफाइन करती है. अब कच्चा तेल आना बंद हो गया है, तो एक तरह से यूँ समझ लो यूक्रेन वाले रिटेलिएट कर रहे हैं या फिर बदला ले रहे हैं. हंगरी की जो पोजीशन है यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, एक तरह से बदला ले रहे हैं. और ये बड़ा ही दिलचस्प हुआ कि अब हंगरी इस पे क्या करता है, इस बारे में वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं. और एक तरह से देखा जाए तो हंगरी वाले कह रहे हैं कि भाई देखो, यूक्रेन वाले जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहते हैं, पर वो यूरोपियन यूनियन के देशों को परेशान कर रहे हैं एक तरह से उनकी जो है सप्लाई रोक करके. और यूक्रेन वाले कह सकते हैं भाई हमारी मर्जी हम चाहे जो करें. तो ये जो है देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे इसको कैसे टैकल करता है. और जहां तक है पता नहीं चला है कि भाई जो ये पाइपलाइन है ऑयल की, इससे काफी देशों को मिलता है तेल, तो ये पता नहीं चल पाया कि किस किस की सप्लाई काटी गई है. तो ये देखा जाएगा कि कैसे हो सकता है. लेकिन ये जो है यूक्रेन की लड़ाई बहुत दिलचस्प होती जा रही है. और दिलचस्प इसलिए कि यहाँ पे बड़े दो अपोजिट हो गए हैं. कुछ देश, यूरोपियन देशों के लोग, यूरोप के कुछ देश जो है सीज फायर चाहते हैं, कुछ जो है बिल्कुल लड़ाई जारी रखना चाहते हैं. और अमेरिका का रोल इसमें क्या होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है यूक्रेन को मदद देना चाहती है, रिपब्लिकन्स ऐसा लग रहा है कि अपोज में है इस यूक्रेन को मदद देने के. तो यूक्रेन की पोजीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं कह सकती, लेकिन हम इस वीडियो में ये सब डिस्कस नहीं करेंगे. तो ये चीज हुई है, ये दिखाती है कि जो यूक्रेन के पास जो पावर थी ट्रांजिट की, गैस ट्रांजिट को रोकने की,
तो इसी वजह से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन डाली गई थी गैस की, जो रूस से डायरेक्ट जर्मनी के बीच। ठीक है, क्योंकि पहले जो गैस थी वो भी यूक्रेन को आती थी, और रूस ने कई बार यूक्रेन को आरोप लगाया कि भाई यूक्रेन जो है यूरोप की से गैस अपने पास रख रहा है। यूरोपियन लोग पैसे दे रहे हैं लेकिन यूक्रेन वाला खुद अपने अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि रूस वाला वो पैसे लेकर यूरोप को भेज रहा था। तो यूक्रेन को बाईपास करने के लिए ही नॉर्ड स्ट्रीम 1 नॉर्ड स्ट्रीम 2 बनाई गई थी। उसके बारे में क्या हुआ ये आपको पता ही होगा। तो ये बड़ा दिलचस्प हुआ कि रशिया इस बारे में क्या करता है। और रही बात यूरोप की कि वो रूस से ऑयल गैस नहीं खरीदेगा, ये थोड़ा सा बकवास हो जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है। और यूरोप वाले जो है टर्की से बात कर रहे हैं, टर्की वाले रशिया से गैस लेते हैं, तो अब टर्की के थ्रू रशिया मतलब यूं है कि यूरोप वाले रशिया से डायरेक्ट गैस नहीं खरीदेंगे, वो टर्की के थ्रू खरीदेंगे। हाँ, तो टर्की से गैस रशिया वाले टर्की को सप्लाई करेंगे। एक उनकी वहाँ भी पाइपलाइन आ रही है, टर्की वाले बात कर रहे हैं रूस ग्रीस और बाकी जो कंट्रीज से, तो उनके थ्रू पाइपलाइन डाल के वापस यूरोप में साउथ से आएगी गैस। तो ये होता है नहीं होता है पता है, ये तो फ्यूचर की बात है, लेकिन ये सिचुएशन है यूक्रेन को लेके। और जो है तो ये देखना इंटरेस्ट है कि रशिया वाले इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी तक इसमें कुछ कमेंट आया नहीं, तो चलिए कि अच्छा होगा कि अच्छा सा कुछ हो रहा है। ये काफी उठापटक की जियोपॉलिटिक्स में होती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बस विदानिया।